नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अशोक के बारे में। यह वीडियो काफ़ी दिनों बाद आपके पास पहुंच रहा है। कुछ व्यस्तताओं की वजह से नहीं हो पाया, फिर भी हमारी कोशिश अब ये रहेगी कि हम आपको रेगुलर समय समय पर वीडियो पहुंचाते रहें। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी मौर्य वंश की, जिसमें हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बताया था। आज का पूरा वीडियो अशोक पर फोकस रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो हम चर्चा करते हैं अशोक की। अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार के बाद अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। सिंघली अनुश्रुति में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और 99 भाइयों की हत्या करने के बाद वह गद्दी पर बैठा था और इस 99 भाइयों के साथ अशोक का संघर्ष तकरीबन 4 वर्ष चला था। 4 वर्ष तक यह संघर्ष चलने के कारण अशोक का राज्याभिषेक ऐसा माना जाता है कि 273 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था और राज्याभिषेक से संबंधित जो उसके शिलालेख हैं, उस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अभिलेख में जो अभिलेख हैं अशोक से संबंधित, उसमें अशोक को देवानाम प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय जैसे राजा का संबोधन दिया गया है। केवल एक मास्की अभिलेख ऐसा है जिसमें अशोक को अशोक कहा गया है। इसने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था और कल्हड़ की जो राजतरंगिणी पुस्तक है, कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक एक नगर की स्थापना की थी। श्रीनगर कश्मीर की जो वर्तमान समय में राजधानी है, उस नगर की स्थापना कल्हड़ की राजतरंगिणी ये कहती है कि अशोक ने की थी। अपने 8वें वर्ष में अशोक ने 261 ईसा पूर्व के करीब कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग के आक्रमण से संबंधित जो उसका हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का शासक शासन करता था। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली और कलिंग युद्ध के केवल और केवल 3 कारण बताए जाते हैं। पिछले वीडियो में जब हम आपको चंद्रगुप्त के बारे में बता रहे थे, तो हमने चंद्रगुप्त के बारे में बताते समय आपको एक चीज बताया था कि चंद्रगुप्त ने केवल 500 हाथी दिया था सेल्यूकस निकेटर को और सेल्यूकस निकेटर ने उसके एवज में अपने 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिए थे। मतलब हाथियों का बहुत महत्व था उस समय। तो कलिंग पर आक्रमण करने के अशोक के जो 3 कारण थे, उन 3 कारणों में सबसे प्रमुख कारण ऐसा माना जाता है कि कलिंग पर आक्रमण करना अशोक का ये माना जाता है कि उसने केवल हाथियों के लिए किया था। दूसरा कारण ये माना जाता है कि अशोक की साम्राज्यवादी नीति थी, जिसकी वजह से अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग पर आक्रमण करना चाहता था। और तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर ये था कि अशोक अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को पूर्व की ओर बढ़ाना चाहता था। पूर्व की ओर का मतलब इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वगैरह में।
तो व्यापारिक दृष्टि से जो पूर्व की ओर व्यापार करने के दृष्टिकोण से कलिंग उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो कलिंग पर आक्रमण के 3 कारण हुए। नंबर 1 हाथियों के लिए, नंबर 2 साम्राज्य की विस्तारवादी नीति के लिए, और नंबर 3 व्यापार के लिए। 13वें शिलालेख से स्पष्ट होता है कि इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि संभवतः 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और तकरीबन 2 लाख के करीब लोग बंदी बना लिए गए थे। यह इतना भीषण युद्ध था कि उस समय कलिंग में 2.5 लाख लोग तकरीबन युद्ध से हताहत थे। भीषण नरसंहार हुआ और इस नरसंहार को देखने के कारण अशोक का हृदय द्रवित हो गया और अशोक ने युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया। अशोक ने वहां पर यह शपथ लिया मन ही मन में कि अब के बाद युद्ध नहीं करना है। अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान माना जाता है, अशोक का साम्राज्य दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में काठियावाड़ यानी गुजरात तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। यानी अशोक का शासन बंगाल से लेकर गुजरात तक और अफगानिस्तान से लेकर के कर्नाटका तक फैला हुआ था। अशोक के शिलालेखों में उस समय के और शासक जो थे और जगह पर और स्थानों पर जो शासक थे उनमें चोल, चेर, पांड और केरल के स्वतंत्र सीमावर्ती राज्यों का भी जिक्र आया है अशोक के शिलालेखों में। यानी कि यह माना जाए कि अशोक के समय तक चोल, चेर, पांड इत्यादि लोग शासन करते थे और केरल के सीमावर्ती तटों का भी जिक्र अशोक के शिलालेख में आया हुआ है। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नामक नगर की स्थापना की थी और अपनी पुत्री उसकी पुत्री चारुमती ने देवपत्तन नामक नगर बसाया था। अशोक ने ललितपत्तन और उसकी पुत्री चारुमती ने देवपत्तन नामक नगर बसाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग करके धम्मघोष अपना लिया। धम्मघोष जो कि धम्म से रिलेटेड था, धर्म से रिलेटेड था। अपने राज्याभिषेक के अब प्रश्न यह है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया? यह सवाल सहज मन में आना चाहिए। तो इसका उत्तर तब मिलता है जब अशोक अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में था। तो उस 4थे वर्ष में एक निग्रोथ नाम के एक भिक्षु थे जिनसे वो बहुत प्रभावित हुआ था और उस प्रभावित होने के बाद अशोक का जब हृदय परिवर्तन हुआ तो उसे बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हालांकि ऐसा माना जाता है कि वह ब्राह्मण धर्म में भी विश्वास रखता था, लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कलहड़ की राजतरंगड़ी ये कहती है कि अशोक भगवान शिव की पूजा करता था, यानी कि शैव मत को मानने वाला था, क्योंकि राजतरंगड़ी में लिखा है क्योंकि कश्मीर में उसने विजयेश्वर नामक एक गांव बनाया है और विजयेश्वर नामक एक शैव मंदिर बनाया है, उसका जीर्णोद्धार इसने करवाया था। क्योंकि कश्मीर में इसने शैव मत के विजयेश्वर नामक मंदिर का पुनरुद्धार करवाया है, तो कलहड़ का ऐसा मानना है कि यह शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन आरंभ में वह ब्राह्मण धर्म को मानता था। लेकिन अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को मानने लगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अपनी धम्म यात्रा शुरू की थी। ध्यान दीजिएगा कि 8वें वर्ष में उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था और 10वें वर्ष में अशोक ने धम्म यात्रा शुरू की थी। और इस धम्म यात्रा का क्रम अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने बौद्ध धर्म में जो अष्टमहास्थान बताया था पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। उन अष्टमहास्थानों में से
ये महास्थान भी आते हैं जिनका क्रम अशोक की धम्म यात्रा के सेंस में आता है, और वह है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया और कुशीनगर। इन स्थानों पर जाकर के अशोक ने धम्म यात्रा की थी। अब प्रश्न यह है कि अशोक का धम्म क्या है। अशोक का धम्म यह कहता है कि व्यक्ति को अपनी प्रजा के नैतिक हित के लिए जिन आचार विचारों का पालन करना चाहिए, उस आचार विचारों के पालन को अशोक धम्म कहता है। अशोक का ऐसा मानना है कि राजा का ये धर्म है कि वह प्रजा के विकास के लिए जो आचार विचार का पालन करे, उसे अशोक धम्म कहता है। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें शिलालेख में इस बात का जिक्र किया है, उन गुणों का वर्णन किया है जिसमें यह कहा गया है कि धम्म क्या होता है। अशोक के शिलालेख और अशोक के अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। जहां तक शिलालेखों की बात है तो अशोक के शिलालेखों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, स्तंभ लेखों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख की। अशोक के जो अभिलेख हैं उससे अशोक के समय के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। अभिलेखों की प्रेरणा अशोक को कहां से मिली? तो अभिलेखों की प्रेरणा अशोक को मिली संभवतः ईरानी शासक डेरियस प्रथम से, यानी कि जिसे दारा प्रथम भी कहा जाता है, उससे मिलती है अभिलेखों की अशोक के बारे में उसको अशोक का मोटिवेशन वो पाता है दारा से। और अब तक अशोक के तकरीबन 40 शिलालेख या 40 अभिलेख उसके अस्तित्व में आ चुके हैं। हो सकता है कि इन अभिलेखों की संख्या इससे ज़्यादा हो, परंतु वर्तमान समय तक अशोक के 40 अभिलेख प्रकाश में आए हैं। और इन अभिलेखों में अशोक ने 3 लिपियों का प्रयोग किया है। सिर्फ 3 प्रकार की लिपियों का प्रयोग अशोक ने किया है। नंबर 1 आर्मेइक लिपि, यानी जिसे ग्रीक लिपि कहते हैं, और इसका साक्ष्य मिलता है अफगानिस्तान से। अरमाइक, जिसे ग्रीक लिपि कहा जाता है, इसका साक्ष्य मिलता है अफगानिस्तान से। खरोष्ठी लिपि जो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से मिलता है, और ब्राह्मी लिपि इसके बाकी के शेष साम्राज्य से इस लिपि का साक्ष्य मिलता है। अशोक के अभिलेखों में 3 प्रकार के वर्ग हैं। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुफा लेख। शिलालेख क्या है? जो पत्थरों पर लिख दिया जाता हो उसे शिलालेख कहते हैं, जो एक मीनार पे लिखा जाता हो उसे स्तंभ लेख कहते हैं, और जो गुफाओं के अंदर लिख करके पैक कर दिया जाता है उसे गुफा लेख कहते हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 अलग अलग स्थानों से मिलते हैं। 1750 में पहली बार टिफेंथलर ने इसके शिलालेखों का पता लगाया, और 1837 में जेम्स प्रिसेप ने इसे पढ़ने में पहली सफलता प्राप्त की थी। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक है, और केवल एक अभिलेख ऐसा है जिसका विषय आर्थिक है। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, सभी शिलालेखों का जो विषय है, जो टॉपिक है, वह प्रशासनिक है। केवल एक रुमिनदेई अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसका विषय आर्थिक है। लघु शिलालेख के माध्यम से अशोक ने उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया है। और अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कुल 7 है, जिसमें नंबर 1 पर है प्रयाग का स्तंभ लेख। पहले यह कौशाम्बी में था, और इस लेख को अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इलाहाबाद जिसे कि वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। प्रयागराज की कहानी अगर जाननी है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, कहानी प्रयागराज की। और इससे जो प्रयाग का स्तंभ लेख है उसे हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। दूसरा अभिलेख है इसका दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो कि फिरोज तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। फिरोज तुगलक जो अशोक के बाद का शासक हुआ है, उसके द्वारा इसे टोपरा से दिल्ली लाया गया था।
तीसरा है इसका दिल्ली मेरठ अभिलेख, 1750 में इसकी खोज हुई और इसे मेरठ से दिल्ली फिरोज तुगलक लेकर के आया था, तुगलक वंश का शासक। चौथा है रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख चंपारण बिहार में स्थित है। चंपारण बड़ी प्रसिद्ध जगह है जहां पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, उस जगह का नाम है चंपारण। तो चंपारण बिहार में स्थापित है, जिसकी खोज 1872 में की गई। और पांचवा अरराज, छठा नंदनगढ़ और सातवां लौरिया नामक स्थान पर है। ये अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। इसके अलावा अशोक के 14 शिलालेख हैं, जिन शिलालेखों के बारे में हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। 14 शिलालेख। पहला शिलालेख अशोक का जो है वह है कलिंग का शिलालेख, जिसमें अशोक ने ये कहा है कि उसकी प्रजा उसके लिए पुत्र तुल्य है और उसमें प्रजा ने अशोक के प्रति पितृतुल्य भाव प्रकट किया है। पहले शिलालेख में इसने यह बताया है कि पशु बलि नहीं की जानी चाहिए, यानी कि इसने पशु बलि की निंदा की है अशोक ने। उस अशोक ने जिसने तकरीबन 1-1.5 लाख लोगों को मारा था, वह अशोक पशु बल की भी निंदा कर रहा है। आप इमेजिन करिए कि उसका हृदय कितना परिवर्तित हो गया होगा। तो पहले शिलालेख में यह कहता है कि पशु बल की निंदा होती है। दूसरे शिलालेख में यह कहता है कि मनुष्य और पशु की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरे शिलालेख में ऐसे अधिकारियों को आदेश देता है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य का दौरा करें। आज के दौर में भी नेता लोग प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य का दौरा करते हैं, केवल एक बार। अशोक ने इस चीज को तीसरे शिलालेख में पहले ही बता दिया था कि प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह 5 वर्ष के बाद एक बार राज्य का दौरा करे और दौरा करके उसे पूरी रिपोर्ट दें। चतुर्थ शिलालेख में इसने धर्म से संबंधित शेष नियमों के बारे में बताया है। 5वें शिलालेख में यह धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है। 6ठे शिलालेख में यह आम नियंत्रण की शिक्षा देता है कि व्यक्ति को आत्मनियंत्रण कैसे करना चाहिए। आत्मनियंत्रण करने के लिए अशोक ने घोषणा की कि हर क्षण, हर स्थान, चाहे वह रसोई घर हो अथवा अंतःपुर हो अथवा उद्यान हो, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों को कहीं भी सूचित कर सकते हैं। यानी कि अशोक उस दौर में प्रजा के लिए आसानी से उपलब्ध राजा था कि प्रजा के बारे में उसने खुली छूट दे रखी थी कि मेरे जितने भी प्रतिवेदक हैं वह मुझे कहीं भी मैं रहूं, मुझे प्रजा से संबंधित रिपोर्ट कर सकते हैं। 7वें और 8वें अभिलेख में अशोक ने अपनी तीर्थ यात्रा के बारे में बताया है। 9वां अभिलेख यह कहता है कि सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार क्या होता है। 9वें अभिलेख में अशोक ने सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का जिक्र किया है। इसमें अशोक जन्म, विवाह अथवा अन्य अवसर पर आयोजित समारोह की निंदा करता है। अशोक का ये मानना है कि जन्म, विवाह अथवा मृत्यु के समय जो आयोजित किया जाता है उस कार्यक्रम को नहीं करना चाहिए। 10वें शिलालेख में अशोक ये कहता है कि राजा और उच्च पदाधिकारियों को, जितने भी राजा और उच्च पदाधिकारी हैं, उनको हर क्षण प्रजा के बारे में सोचते रहना है। 11वें शिलालेख में अशोक ये कहता है कि धम्म के वरदान से व्यक्ति श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धम्म का वरदान आ गया है तो वो श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। 12वें शिलालेख में यह मानता है कि सभी प्रकार के विचारों को सम्मान मिलना चाहिए, यानी कि सर्वधर्म समभाव की भावना होनी चाहिए उसके राज्य में। 13वें शिलालेख में यह कलिंग युद्ध का वर्णन करता है और ये बताता है कि उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। और जबकि 14वें अभिलेख में
यह जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है कि जनता को कैसे धार्मिक जीवन जीना चाहिए। यह तो आपने सुना अशोक के कार्यकाल के बारे में, अशोक के समय के बारे में। मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त और भी शासक हुए जो बहुत ही कम समय के लिए हुए या चर्चा में नहीं रहे। उनकी चर्चा भी हम अगले वीडियो में नहीं करेंगे। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था। एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करें और अपने पढ़ने लिखने वाले ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, क्योंकि आप इस प्रकार करके हमारी मुफ्त में सहायता कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।